पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने पूरे मध्य प्रदेश को दहला कर रखा है, खासकर जबलपुर को। जबलपुर की ये मर्डर मिस्ट्री कुछ ऐसी है जिसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 16 फरवरी से, यानी 16 फरवरी 2023। शहर में एक लोकेलिटी है जिसे जसूजा सिटी के नाम से जानते हैं। इसी जसूजा सिटी में एक मकान में एक शेयर ट्रेडर अनुपम शर्मा रहते थे। अनुपम शर्मा मूल रूप से नरसिंहपुर के रहने वाले थे, लेकिन उनका अपनी पत्नी से विवाद चला रहा था और इसी वजह से पिछले 4 सालों से वो नरसिंहपुर से दूर जबलपुर में रहा करते थे। और जिस जसूजा सिटी का मैंने आपसे जिक्र किया, वहाँ उनकी अकेले की रिहाइश थी, अकेले रहते थे। 16 फरवरी को अचानक अनुपम अपने घर से गायब हो गए और फिर ऐसे गायब हो गए कि उसके बाद फिर किसी से उनकी कोई बात नहीं हुई। हालांकि एक अजीब और चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके मोबाइल फ़ोन से लगातार उनके पिता को वो मैसेज कर रहे थे। उन्होंने 16 को अपने पिता को ये मैसेज करके बताया कि इस जीवन में उन्होंने बहुत पाप किए, बहुत अन्याय अत्याचार किए और अब वो आध्यात्म की तरफ लौटना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ हुई है उसे सुधारना चाहते हैं और वो सन्यासी बनना चाहते हैं। तो इसीलिए वो घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर निकल चुके हैं। प्लीज़ उनसे बात करने, उनसे संपर्क करने की कोशिश न करें। ये बात जब अनुपम के पिता को पता चली तो एक पिता के नाते उनको बड़ी तकलीफ हुई। उनको लगा कि अरे ये कैसी बात हो गई, अचानक मेरा बेटा इस तरह से वैरागी कैसे हो गया। दुख तो होता है, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। अब घर के सारे लोग अनुपम से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। बेशक अनुपम ने ये कहा था मैसेज भेजकर कि मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करें, लेकिन घर वाले तो घर वाले हैं, वो एफर्ट डालने लगे कि अनुपम का कुछ पता चले। लेकिन इसके बाद अनुपम से घर वालों की एक बार भी बात नहीं हो पाई। रैदर इस बीच लगातार अनुपम रह कर अपने पिता को अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज करते रहे। कुछ एक मैसेज में उन्होंने ये लिखा कि अब उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है और ये संन्यास की एक शुरुआत है, एक प्रक्रिया है। तो जब मौन व्रत धारण किया है तो कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मुझसे बात करने की भी कोशिश न करें और प्लीज़ मुझे कॉल भी न करें। एक तरह से अनुपम ने अपने घर वालों के लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। तकरीबन 10 दिन बाद, यानी 26 फरवरी को घर वालों ने अनुपम की गुमशुदगी के सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये रिपोर्ट दर्ज हुई संजीवनी नगर पुलिस स्टेशन में। संजीवनी नगर पुलिस स्टेशन की जो टीम है उसने अनुपम की गुमशुदगी के मामले की छानबीन, जांच करने का फैसला किया और घर वालों ने जो कहानी सुनाई वो कहानी सुनकर पुलिस वाले भी चौंके, क्योंकि एक आदमी कुछ इस तरह से लापता नहीं था कि उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है और बिल्कुल ही गायब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं था। मोबाइल फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा था लगातार और बार बार मोबाइल फ़ोन से मैसेज आ रहा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन वो किसी को मिल नहीं रहा था। तो मामला थोड़ा रहस्यमयी था, थोड़ा ड्यूबियस, थोड़ा मिस्टीरियस था। अब पुलिस ने छानबीन करते हुए अनुपम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पुलिस को ये पता चला कि अनुपम जो है स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग का, और इसके साथ ही वो मार्केट में लोगों को उन्होंने कुछ रुपए भी उधार दे रखे थे और कुछ मतलब क्या, वो लाखों रुपए उधार दे रखे थे। उनका एक बिजनेस पार्टनर और एक दोस्त भी था जिनका नाम है विनोद शर्मा। तो विनोद शर्मा उर्फ टोनी उनका बिजनेस पार्टनर था और टोनी के साथ मिलकर अनुपम ने एक आरा मशीन भी उसी जबलपुर में लगा रखी थी। आरा मशीन मतलब जहां लकड़ियां काटने का काम होता है। तो पुलिस जो है एक तरह से अनुपम शर्मा का वेयर अबाउट्स पता करने की कोशिश कर रही थी कि किससे मिलना जुलना है, कौन पार्टनर है, किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है। और इसी क्रम में जब पुलिस को अनुपम के क्लोज फ्रेंड और पार्टनर टोनी के बारे में पता चला तो पुलिस ने टोनी से भी पूछताछ की। टोनी ने पुलिस को यह बताया कि अनुपम उनके पास दोपहर को आए थे 16 फरवरी को और उसके बाद वो निकल गए और इसके बाद वो कहाँ गए उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब टोनी ने जब ये बात पुलिस को बताई तो पुलिस को लगा कि इसका मतलब आखिरी बार अनुपम टोनी के साथ ही था, टोनी के पास ही था, लेकिन इसके बाद अनुपम को किसी ने नहीं देखा। ऐसे में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया ताकि वो पता कर सके कि क्या अनुपम वाकई 16 फरवरी की दोपहर को टोनी के पास आया था या नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस अनुपम और टोनी के रिश्तों के बारे में भी जानकारी जुटाने लगी। इस क्रम में पुलिस को 2 बातें पता चली। एक बात तो पुलिस को यह पता चली कि रुपए पैसों के लेन देन को लेकर हाल के कुछ दिनों में अनुपम के साथ उसके पार्टनर और दोस्त टोनी की कुछ कहासुनी हुई थी और अनबन चल रही थी। और दूसरी बात
पुलिस को ये पता चली, जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पुलिस ने देखा कि 16 फरवरी को टोनी खुद अनुपम के कपड़े पहनकर, अनुपम की स्कूटी लेकर घर से कहीं निकलकर जा रहा है। और ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी। अजीब इसलिए थी कि कोई इंसान अपने कपड़े छोड़कर किसी और के कपड़े पहनकर अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हो या जा रहा हो तो इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, ये बात पुलिस को खटक रही थी। तो पुलिस टोनी और अनुपम के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मोबाइल फोन पर लगातार जो मैसेज आ रहे थे, पुलिस ने जब उन मैसेजेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, तो पता चला कि आखिरी बार अनुपम ने अपने पिता को अपने मोबाइल फोन से जो मैसेज किया था वो 25 फरवरी को किया था और ये मैसेज आया था महाराष्ट्र के नासिक से। इसके बाद मोबाइल फोन अनुपम का कुछ इस तरह स्विच ऑफ हुआ कि फिर स्विच ऑन हुआ ही नहीं। और मोबाइल फ़ोन का नासिक में होना और नासिक से अनुपम का अपने पिता को आखिरी बार 25 फरवरी को मैसेज करना, ये इंडिकेट कर रहा था कि अनुपम की लास्ट लोकेशन नासिक में है। अब पुलिस ने नासिक में भी अनुपम के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, लेकिन पुलिस को कोई हेडवे, कोई लीड अनुपम की गुमशुदगी के बारे में नहीं मिल पाई। उधर टोनी सब से जब पुलिस ने पूछताछ की तो टोनी ने तो 16 फरवरी की दोपहर को निकलने वाली कहानी सुना ही दी थी, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में टोनी खुद अनुपम के कपड़े पहने नजर आ रहा था, उस पहलू को एक्सप्लोर करना और उसके बारे में और पता करना अभी बाकी था। लेकिन इससे पहले कि टोनी से और पूछताछ होती और पुलिस ये पता करती कि भाई तुमने अनुपम के कपड़े क्यों पहने थे और 16 फरवरी की दोपहर को तुम अनुपम के कपड़े पहनकर कहां जा रहे थे अनुपम की स्कूटी लेकर, ये सारे सवाल जवाब अभी टोनी से होने थे, तब तक 1 मार्च को गजब हो गया। 1 मार्च को टोनी ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। यानी एक ऐसा आदमी जिस पर अनुपम की गुमशुदगी का शक धीरे धीरे पुलिस को गहरा रहा था, पुलिस को लग रहा था कि अनुपम की गुमशुदगी के पीछे टोनी का हाथ हो सकता है, उस आदमी ने अचानक ही दुनिया छोड़ दी। अब ये अपने आप में पुलिस के लिए जो है एक जोर का झटका था, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश टोनी के सहारे ही आगे बढ़ सकती थी और अब टोनी ने ही जो है इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन टोनी ने खुदकुशी क्यों की? क्या उसे अनुपम की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता था या फिर क्या वो किसी दबाव में था, वो कुछ छुपाना चाहता था? ये सारे सवाल जो है अब पुलिस को नए सिरे से परेशान करने लगे थे। एक तरफ अनुपम की गुमशुदगी का मामला जस का तस बना हुआ था, दूसरी तरफ अब टोनी की खुदकुशी के मामले की भी पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस ने इन दोनों को जानने वाले कुछ कॉमन लोगों से बात करने का फैसला किया और इसी क्रम में पुलिस ने टोनी के एक किराएदार राम प्रकाश पूनिया को पूछताछ के लिए बुलाया। राम प्रकाश पूनिया से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पूनिया ने इस पूरे प्रकरण से, खासकर अनुपम की गुमशुदगी से खुद को अनजान बताया और कहा कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि टोनी की खुदकुशी के बारे में भी जो है वो कोई प्रॉपर रीज़न नहीं बता सका। पुलिस ने रामप्रकाश पूनिया, चूंकि एक बीच की कड़ी था, एक कॉमन कनेक्शन था दोनों के बीच में रामप्रकाश पूनिया का, तो पुलिस ने पूनिया से उसके बारे में पूछना शुरू किया कि तुम ये बताओ, तुम 15 फरवरी को कहाँ थे, तुम 16 फरवरी को कहाँ थे, फिर 17-18 को कहाँ थे। इस तरह से पुलिस जो है लोगों को स्कैन करती है, उनसे पूछताछ करती है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो इस क्रम में जब पुलिस ने रामप्रकाश पूनिया से ये पूछा कि 16 फरवरी को तुम कहाँ थे, तो पूनिया ने यह कहा कि 16 फरवरी कि सुबह को वो मुंबई से जबलपुर लौटा था। यानी इससे पहले, 16 से पहले 15, 14, 13, 12 इन सारे दिनों में वो जबलपुर से बाहर मुंबई में था। ये बात पूनिया ने पुलिस को बताई। उसने ये जो बात बताई, इस बात को वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने फिर से सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया और जब पुलिस ने पूनिया के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि पूनिया झूठ बोल रहा है। पुलिस ने यह देखा कि सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को यह दिखा कि पूनिया जो है वो 15 और 16 फरवरी को जबलपुर में ही मौजूद था, वो मुंबई में नहीं था। अब उसका 15 और 16 फरवरी को जबलपुर में होना, मुंबई में नहीं होना, ये बात जो है वो पुलिस को खटकने लगी और पुलिस को लगा कि आखिर पूनिया ने झूठ क्यों बोला। अब पुलिस ने रामप्रकाश पूनिया से सख्ती करने का फैसला किया और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की या गहन पूछताछ की तो पूनिया ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी सकते में आ गए। पूनिया ने बताया कि उसने अपने लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक टोनी के साथ मिलकर अनुपम शर्मा की हत्या कर दी है और यह हत्या उन्होंने 16 फरवरी को ही की है। पुलिस ने पूछा कि कैसे हत्या की, सारी बात बताओ। तो उसने कहा कि अनुपम और टोनी के बीच पुराना विवाद चला रहा था और यह विवाद जो है वो रुपए पैसों को लेकर था।
हाल के दिनों में टोनी को यह शक होने लगा था कि रुपए पैसों की वजह से ही जो है अनुपम उसके घर में ज़्यादा आने लगा है और वो टोनी की बीवी पर बुरी निगाह भी रखने लगा है और एक तरह से एडवांसमेंट की कोशिश कर रहा है, इस रुपए पैसे के लेन देन के मामले को नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दो वजहों से टोनी अनुपम से बहुत बुरी तरह खफा था। एक तो रुपए पैसे का झगड़ा था और दूसरा टोनी को लगता था कि उसकी बीवी पर अनुपम की बुरी निगाह है और इसीलिए उसने अनुपम की हत्या करने का फैसला कर लिया था और इस हत्या में उसने राम प्रकाश पूनिया को भी शामिल किया। 16 फरवरी को रुपए पैसों के मामले में बातचीत करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए टोनी ने अपने ठिकाने पर अनुपम शर्मा को बुलाया और वहां बुलाने के बाद टोनी ने अनुपम के हाथ पैर पकड़ लिए और एक रस्सी से राम प्रकाश पूनिया ने अनुपम का गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद अब अनुपम की लाश ठिकाने लगाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर लाश ठिकाने नहीं लगाई जाती तो लाश की वजह से ही ये पकड़े जाते। तो इसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया, दिमाग कुछ ऐसा लगाया जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। उन्होंने अनुपम की लाश के टुकड़े किए और वो भी आरा मशीन में ले जाकर, जो मैकेनाइज्ड ब्लेड्स होते हैं जिससे लकड़ियां काटी जाती है, उससे उन्होंने अनुपम का सिर काट कर अलग किया, हाथ पांव काट कर अलग किए, धड़ काट कर अलग किया और फिर इस तरह से 8 अलग अलग प्लास्टिक के पैकेट्स में अनुपम के जिस्म के टुकड़ों को भरा और उन्हें जबलपुर के ही एक गंदे नाले में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। इतने शातिर लोग थे और पुलिस से बचने के लिए इतना जतन किया कि सभी के सभी प्लास्टिक के पैकेट्स को जिनमें डेड बॉडी के टुकड़े डाले गए थे उनमें उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए, ताकि जब वो पानी में डाले जाएं तो फिर वो पानी से ऊपर ना आ सके और लोहे के टुकड़ों के साथ वो लाश के टुकड़े भी जो है वो पानी के नीचे ही जज्ब हो जाए, डूब जाएं और फिर किसी को इस गुमशुदगी और कत्ल के बारे में दूर दूर तक कोई खबर न मिले, पता न चले। इस इरादे में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस धीरे धीरे फॉलो करते करते पहले टोनी के बारे में जानकारी जुटाती रही, फिर राम प्रकाश पूनिया के बारे में जानकारी जुटाती रही और इस तरह जब पूनिया पर शक हुआ उसके लोकेशन को लेकर झूठ बोलने के बाद और जब उससे सख्ती हुई तो ये कहानी फिर सामने आ गई। पुलिस ने अब 8 में से तकरीबन 7 टुकड़े तो बरामद कर लिए हैं। धड़ के हिस्से की तलाश अब भी जारी है और इस मामले में जो 2 मुलजिम थे उसमें से एक टोनी तो खैर पहले ही जान दे चुका है, इस दुनिया से दूर जा चुका है, लेकिन इस घटना ने जबलपुर के लोगों को और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को सकते में डाल रखा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपके मन में वो सवाल आ रहा हो, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, वो ये कि अगर इन्होंने जबलपुर में 16 फरवरी को ही अनुपम शर्मा की हत्या कर दी थी तो फिर अनुपम शर्मा नासिक से आखिरी बार 25 फरवरी को अपने पिता को SMS कैसे भेजा, कैसे भेज पाया? तो इसका जवाब यह है कि 16 फरवरी को जिस दिन हत्या की उस दिन भी उसके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके टोनी और राम प्रकाश पूनिया ने अनुपम शर्मा के पिता को मैसेज भेजा था कि मैं साधु सन्यासी बनने जा रहा हूं, मेरा पीछा मत कीजिए, मुझे मत पुकारिए, मत बुलाइए। और उसके बाद 16 के बाद 17, 18, 19, 20 लगातार रह रहकर वो फ़ोन करता रहा और 24 या 25 तारीख को ये जो राम प्रकाश पूनिया है ये जबलपुर से मुंबई जा रहा था, तब उसके मकान मालिक टोनी ने, जिसने पूनिया के साथ मिलकर ही ये कत्ल किया था, उसने अनुपम शर्मा का मोबाइल फ़ोन पूनिया के हवाले किया और ये कहा कि तुम ये मोबाइल फ़ोन लेकर ट्रेन में बैठो और बैठकर सीधे मुंबई चले जाओ। तुम जब नासिक पहुंचोगे तो नासिक से एक आखिरी मैसेज कि मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिए, मैं मौन व्रत धारण कर चुका हूं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सन्यासी बन गया हूं, ऐसा मैसेज तुम एक टाइप करके वो मैसेज अनुपम के मोबाइल फ़ोन से अनुपम के पिता को भेज देना और उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके उसी ट्रेन में छोड़ देना और फिर तुम आगे मुंबई में उतर जाना। ये बात टोनी ने सिखाई थी पूनिया को और चूंकि पूनिया भी इस कत्ल में बराबर का भागीदार था, टोनी के साथ मिला हुआ था, उसने टोनी के कहने पर कुछ ऐसा ही किया पुलिस को और अनुपम के घर वालों को गुमराह करने के लिए। लेकिन जब तफ्तीश हुई, सारी कड़ियाँ खुलती चली गई तो टोनी तो खैर मर चुका था, खुदकुशी कर ली थी, लेकिन पूनिया को भी ये सच आखिरकार पुलिस को बताना पड़ा। इसीलिए शुरू में पुलिस और घर वाले इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड थे कि अनुपम शर्मा जिंदा है या नहीं है, क्योंकि घर वालों को तो लग रहा था जिंदा है जब उसके मोबाइल फ़ोन से लगातार मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन सच्चाई यही है कि 16 फरवरी को जिस दिन अनुपम शर्मा गायब हुआ था उसी दिन अनुपम शर्मा की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसे जिंदा दिखाने के लिए और इस दुनिया से दूर चले जाने की कहानी बुनने के लिए अनुपम के मोबाइल फ़ोन का इन कातिलों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो,
कितना भी दिमाग क्यों ना लगा ले, जब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है, कड़ियों को जोड़ती है, तो 99.9% मामलों में इसी तरह गुनाह का खुलासा हो जाता है, जुर्म का खुलासा हो जाता है। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें दोस्त ने ही अपने दोस्त के साथ गद्दारी की, और न सिर्फ गद्दारी की, कत्ल किया। गद्दारी तो अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए टोनी ने जो इल्ज़ाम लगाए थे अनुपम पर कि अनुपम उसकी बीवी पर बुरी निगाह रखता है, तो वहाँ अनुपम ने भी गद्दारी की थी। लेकिन दूसरी गद्दारी इसने भी की कि इसने उस गद्दारी का बदला गद्दारी से लिया, उसकी जान ले ली, और जान लेने के बाद घर वालों को झूठे मैसेजेस भेजकर पागल बनाता रहा। तो दोस्ती, दुश्मनी, गद्दारी और नफरत में पागल होकर किसी की लाश के आरा मशीन से टुकड़े करने की यह कहानी बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली है, जो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे शेयर करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आप लोगों की राय क्या है, क्या सोचते हैं इस घटना पर? प्लीज़ अपना कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा।